नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ताजा अपडेट में। आज हम बात करेंगे नेपाल में जो भूचाल सा आया है, जहां जनरेशन जेड यानी युवा शक्ति ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई। नेपाल में अब फिलहाल जनरेशन जेड, विशेष हिंसा, मुख्यमंत्री इस्तीफा और राजनीतिक उथल पुथल। सोशल मीडिया बैन क्यों शुरू हुआ ये सब कुछ? सरकार ने लगभग 20+ चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उन्होंने नेपाल में रजिस्टर और लाइसेंस ऑफिस स्थापित नहीं की। यह नई सोशल मीडिया नियमन विधेयक के तहत हुआ। युवाओं में इससे गहरा असंतोष उभरा। इसे खामोशी का ताना, अभिव्यक्ति की गैर जबरदस्त या सेंसरशिप के रूप में देखा गया। नेपाल की राजधानी धधक रही थी, नारे लग रहे थे, संसद भंग करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। युवा पीढ़ी का यह गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। कैसे हुआ प्रदर्शन का विस्फोट? विरोध प्रदर्शन युवा शक्ति यानी युवा पीढ़ी द्वारा नेतृत्व किए गए। उन्होंने काठमांडू समेत अन्य शहरों में सरकार विरोधी रैलियां निकाली। सिंहा दरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति के आवास और कई मंत्रियों के घरों पर हमला किया। आग लगाई गई। पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं, जिसके परिणाम स्वरूप पहले दिन ही लगभग 19 लोग मारे गए। विरोध जल्द ही फेल हो गया। कुल मृतक संख्या बढ़कर 25 और 600+ लोग घायल हो गए। राजनीतिक उथल पुथल, पीएम ओली का इस्तीफा, इन बहुयात हिंसाओं और जन आक्रोश के बाद दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। यह ऐतिहासिक था क्योंकि आंदोलन ने सीधे सत्ता को गिरा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ये था जनता की ताकत का नतीजा। जब आवाज एकजुट हो जाती है तो सबसे ऊंचा सिंहासन भी डगमगा जाता है। सत्ता का एक फिलहाल मुद्दा सबके बीच है। प्रोटेस्टर्स पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर रहे हैं। काठमांडू के महापौर बालेन्द्र शाह ने भी उनका समर्थन किया। सेना की तैनाती और कर्फ्यू। सड़कों पर जब जनता और सेना आमने सामने थे, लोकतंत्र की धरती पर अब सैनिक जूतों की धमक गूंज रही थी। हालात बेकाबू होते देख राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सेना तैनात की। कर्फ्यू घोषित किया गया। सड़कों पर सेना गश्त कर रही है और हालात नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। मीडिया हाउसों जैसे कांतिपुर पब्लिकेशंस को भी निशाना बनाया गया। उनका प्रमुख कार्यालय आग की चपेट में आया। युवा जनरेशन का संदेश और उनकी मांगे, भ्रष्टाचार खत्म हो, संसद भंग कर नई चुनाव हो, प्रधानमंत्री को जनता सीधा चुने, सुशीला कार्की पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग। युवा शक्ति का कहना है, अब पुरानी राजनीति नहीं चलेगी, अब चाहिए पारदर्शिता, नई सोच और नया सिस्टम। यही है युवा शक्ति नेपाल का सपना। प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं, युवाओं की नाराजगी बड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। व्यापक भ्रष्टाचार, नेपो किड्स, देश के अमीर सरकारी बच्चों का ज्यादा दिखावा और असमानता, बेरोजगारी और आर्थिक अवसरों का अभाव। मांगे उजागर हो रही हैं। संसद भंग करो। संभवतः 6 महीनों से 1 साल में नई चुनाव प्रक्रिया, प्रधानमंत्री को जनता द्वारा सीधा चुनने की व्यवस्था। कैसे आगे बढ़ेगा नेपाल? फिलहाल जिस तरह सेना सड़कों पर तैनात है, वह अस्थायी व्यवस्था है। प्रशासनिक शक्ति अभी अध्यक्ष या अन्य व्यवस्था के पास नहीं गई है।
प्रयोगात्मक रूप से सेना नियंत्रण में है। अगले कदम सरकार और वयस्क नेताओं के बीच शांति वार्ता, प्रस्तावित अंतरिम सरकार और चुनाव मॉडल पर सहमति हो सकती है। नई विधायिका पर बहस भी विपक्ष और जन आक्रोश दोनों इसी अस्थायी नेतृत्व और व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। जनरेशन युवा शक्ति का आंदोलन, यह आंदोलन दिखाता है कि डिजिटल नियंत्रित दुनिया में सोशल मीडिया बंद करने जैसे कदम जनचेतना और अभिव्यक्ति की मानव संवेदना को भड़का सकते हैं। युवा तबके की मांगे को दूर करने के लिए राजनीतिक साख और पारदर्शिता जरूरी है। एक मोड़ पर खड़ा है, या तो अंतरिम सरकार बनेगी और चुनाव होंगे, या फिर सेना का दखल लंबा चलेगा। पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर है। नेपाल जैसे देश में लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि विरोध सुधारों का एक रास्ता हो सकता है। यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी की पुकार है। सवाल यही है, क्या नेपाल इस संकट से एक नया लोकतंत्र गढ़ पाएगा या और गहरे अंधकार में चला जाएगा? जब एक सोशल मीडिया बैन नेपाल में एक राष्ट्रव्यापी युवा शक्ति आंदोलन को जन्म दिया और यह आंदोलन प्रधानमंत्री के इस्तीफे और सेना की तैनाती तक पहुंच गया, जब देखना होगा कि क्या सुशीला कार्की के नेतृत्व में कोई स्थायी समाधान निकलता है या फिर युवा शक्ति लोकतंत्र को नए आयाम देगी। तो दोस्तों, यह थी नेपाल की ताजा कहानी। एक सोशल मीडिया बैन से शुरू होकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे और सेना की तैनाती तक पहुंची। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल में युवा शक्ति बदलाव ला पाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।